retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट हो जाता है। सारे ही मॉडल्स अब ड्रैगन बॉल्स को देख सकते थे, सुपर ड्रैगन बॉल्स को। इस पॉइंट पर हम देखते हैं गोकू, वेजिटा, ब्रोली को। यहाँ पर ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे और ये लोग एक ऐसे साइड चले जाते हैं जिस साइड पर कोई भी एनिमी नहीं था। ऑलमोस्ट ये तीनों ही थे। यहाँ पर जो गोकू, वेजिटा, ब्रोली है उन्हें देखकर गोहान, ट्रंक्स और एक्रीज ये तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनके साथ ऑरेंज पिकोलो भी था। इस पॉइंट पर सिचुएशन थोड़ी बहुत यहाँ पर हैंडल थी और सारे ही यूनिवर्सेस उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इस वजह से गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो किसी और जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर उन्हें ऑलमोस्ट ना के बराबर एनिमीज़ दिखे। और यहाँ पर जो एक्रीज है वो इन सब में कहीं पे छूट जाता है, वो अपने ग्रुप से अलग हो जाता है। इस पॉइंट पर टूर्नामेंट ऑफ पावर की 3 कंटेंडर इस चीज़ को समझ जाती है कि आखिर यूनिवर्स 7 का वीकेस्ट वॉरियर अब उनकी टीम से अलग हो चुका है और अब वो तीनों ही एक्रीज पर अटैक करने के बारे में सोचती है। ये तीनों ही एक्रीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक कर देती है और इन अटैक से बस एक्रीज टॉच ही कर पा रहा था। इस पॉइंट पर एक्रीज बस इनकी स्पीड को देख रहा था। इनकी स्पीड यहाँ पर एक्रीज से कम है और एक्रीज यहाँ पर सोचता है कि अब उसका शाइन होने का टाइम आ गया है। वो ये सब सोच ही रहा था कि ये तीनों एकदम से उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हिट्स करने में कामयाब हो जाती है। तभी मार्जिन बू वहाँ पर आ जाता है। वो एक्रीज की बैक कॉलर को पकड़ता है और उसे एकदम से पीछे फेंक देता है। यहाँ पर जो एक्रीज है उसे संभलने के लिए थोड़ा समय लग जाता है और जो मार्जिन बू है वो एक्रीज से कहता है तुम पीछे ही रहो, तुम्हारे लिए अच्छा है। इस पॉइंट पर वो जो स्ट्रेंज फाइटर है वो यहाँ पर मार्जिन बू से कहती है आखिर तुम हो कौन और तुमने बीच में टांग क्यों अड़ाई? वो मेरा शिकार था और मैं उसे एलिमिनेट करने ही वाली थी। तभी उसकी फ्रेंड यहाँ पर कहती है तुम देख नहीं सकती, ये उसका फ्रेंड है और इसने अपने दोस्त को बचाया है और कुछ नहीं, पर हाँ ये हमारे हाथ से ज़रूर एलिमिनेट होगा। इस चीज़ को सुनने के बाद मार्जिन बू कहता है अच्छा तो तुम मुझे एलिमिनेट करोगी। अभी तक तुम जिन कैरेक्टर से बच रही हो उन कैरेक्टर्स को मैं काफ़ी आसानी से हरा सकता हूँ। इस पॉइंट पर ये जो ओपोनेंट्स है वो एकदम से मार्जिन बू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक करने लग जाते हैं, पर जो मार्जिन बू है वो इनके अटैक्स को डॉज कर रहा था और जैसा कि हम उसकी एबिलिटीज़ को जानते हैं कि उसके पास बोन वगैरह नहीं है, तो फिर ये जो डैमेज है वो उसके लिए कुछ ज़्यादा सीरियस था ही नहीं। मार्जिन बू का खेल काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से चल रहा था। मार्जिन बू इस पॉइंट पर इन तीनों के साथ बस खेल रहा था और कुछ भी नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को। ग्रैंड प्रीस्ट का चेहरा काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, जो मेन टूर्नामेंट ऑफ पावर में नहीं था। ग्रैंड प्रीस्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर के अरीना में देख रहे थे। वो कहते हैं इंटरेस्टिंग, मैं यहाँ पर पूरे तीन डीमंस की एनर्जी की को सेंस कर सकता हूँ, पर यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही डीमन को देख पा रहा हूँ। तो आखिर यहाँ पर डीमंस है कहाँ पर? और यहाँ पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो मजाक नहीं कर रहे, उन्हें सीरियसली 3 डीमंस की एनर्जी की सेंस हो रही थी। ग्रैंड प्रीस्ट के लिए डीमन ये कोई बड़ी बात नहीं है, डीमंस को वो अकेले हैंडल कर सकते हैं, पर ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही वियर्ड थी क्योंकि एक ऐसी एनर्जी की जो काफ़ी ज़्यादा ब्लर थी। ऐसा लग रहा था कि वो दूर से इन सारी चीज़ों को देख रही हो, पर वॉइड में ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ भी नहीं दिख रहा था और वॉइड का एक्सेस हर किसी के पास नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट शॉक है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है बैटल अरीना में। हम देखते हैं बू इस पॉइंट पर उन 3 लड़कियों में से किसी एक को टेक डाउन करने में कामयाब हो जाता है। बू उसे एलिमिनेट करता है और वो धीरे धीरे उन 2 लड़कियों की तरफ बढ़ रहा था जो अब बैटल फील्ड में बची हुई थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर 3 वुल्फ्स को। ये जो वुल्फ है ये एक अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। ये लोग यहाँ पर किसी वॉरियर से कहते हैं तो तुम अब अकेले हो, तुम्हें अपने ग्रुप के साथ रहना चाहिए, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पर तुम अब अकेले हो तो हम कर भी क्या सकते हैं। ये कहकर ये तीनों ही वुल्फ्स उस एक वॉरियर के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस पॉइंट पर गोहान अपनी मैजेस्टिक फॉर्म में होता है। जो गोहान है वो अब इन तीनों ही वुल्फ्स के अटैक को देखता है और इन तीनों को ही काफ़ी इजीली डॉज करता है। गोहान जब इनके अटैक्स को डॉज करता है
तब ये लोग गोहान पर और बहुत सारे अटैक करते हैं और कुछ अटैक्स को गोहान डॉज नहीं कर पाता और कुछ अटैक्स उन्हें लग जाते हैं। ये तीनों ही देखते देखते गोहान पर भारी पड़ने लग जाते हैं और यहाँ पर गोहान इन सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा थकने लग जाता है। वो सोचता है कि उसे अपनी बीस्ट फॉर्म में जाना चाहिए। इस पॉइंट पर एक वुल्फ गोहान के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि सुपर सैयन 3 ट्रंक्स वहाँ पर टाइम पर आकर गोहान को उस वुल्फ के अटैक से बचा लेता है और यहाँ पर जो सुपर सैयन 3 ट्रंक्स है वो काफ़ी हद तक उस वुल्फ को पीछे करने में कामयाब हो जाता है। तभी इस बैटल को सीधा एक्रिस ज्वाइन करता है। यहाँ पर जो गोहान है वो एक्रिस और ट्रंक्स इन दोनों को ही अपने साथ देख कर कहता है, तुम दोनों को ही आने में थोड़ी सी देरी हो गई, पर हाँ तुम दोनों आए काफ़ी अच्छा हुआ, अब हम इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। तभी एक्रिस एकदम से एक रेड फॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है। एक्रिस कहता है इसे मैं हैंडल करूंगा, तुम लोग बाकी दो को हैंडल कर लो। और यहाँ पर जो एक्रिस है वो उस रेड फॉक्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इस पॉइंट पर एक्रिस उसके सारे अटैक्स को काफ़ी इजीली डॉज कर रहा था और जो एक्रिस है वो उस रेड फॉक्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। यहाँ पर जो एक्रिस है वो उस रेड फॉक्स से कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो और काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, पर इस फॉक्स की एक एबिलिटी है कि ये एक टाइम पर की को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर कर पावरफुल बनते जाता है। वो एक्रिस की जो की है मतलब कि उसकी जो की ब्लास्ट है उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लग जाता है और वो काफ़ी हद तक पावरफुल बन जाता है। एक्रिस इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करने के बाद एनर्जी अटैक्स को करना बंद कर देता है और अब वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के ऊपर फोकस करता है और अब जो वुल्फ है उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे वुल्फ के ऊपर। हम देखते हैं ये जो वुल्फ है ये एक काफ़ी ज़्यादा अलग पावर्स को यूज़ कर रहा है, पर उसकी जो पावर्स है वो यहाँ पर ट्रंक्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पा रही थी। ट्रंक्स को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी बैटल करते समय और यहाँ पर गोहान ने 1v3 में इन्हें काफ़ी अच्छा होल्ड किया था। तो फिर गोहान को अब बैटल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी क्योंकि ट्रंक्स और एक्रिस इन दोनों ने ही बैटल को ज्वाइन कर लिया था। थोड़े टाइम के हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बाद जो गोहान, एक्रिस है और ट्रंक्स है ये इन तीनों ही वुल्फ्स को टेक डाउन करने में, एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं। इन तीनों को ही हराने के बाद जो गोहान है वो एक्रिस से कहता है, देखो एक्रिस, हम हमारे यूनिवर्स को डिफेंड करने वाले हैं और हमें बाकी यूनिवर्सेस को भी सेव करना है। अगर हमें बाकी यूनिवर्सेस को बचाना है तो हमें खुद पावरफुल होना पड़ेगा। यहाँ पर जो गोहान है वो एक्रिस से बातें कर रहा था। वो कहता है, देखो हो सके तो फिर पहले खुद से अटैक मत करो और तब तक किसी पर अटैक मत करो जब तक ज़रूरत ना हो। अगर ज़रूरत है, ज़रूरत हमें तभी होगी जब सारे ही अपोनेंट्स धीरे धीरे कर कर कम हो जाएंगे, काफ़ी कम ही यूनिवर्सेस बचेंगे। तब जो बाकी यूनिवर्सेस हैं उन्होंने पहले वाले यूनिवर्सेस को हरा दिया होगा, इस वजह से उनके पास एनर्जी कम रहेगी। पर हम लोग अभी तक ज़्यादा बैटल में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं तो हमारे पास इन लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी होगी। इस वजह से हम इन बाकी जो कम एनर्जी वाले अपोनेंट्स हैं उन्हें हरा सकते हैं। ये हमारे लिए एक अपर हैंड होगा। पर तभी टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम में यहाँ पर जो एक्रिस है वो वापस एक बार गोहान और ट्रंक्स इन दोनों से ही दूर हो जाता है और जैसे ही ये इन दोनों से दूर हो जाता है तब इसके ऊपर नज़र पड़ती है डिस्पो की और यहाँ पर जो डिस्पो है वो एकदम से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है एक्रिस की तरफ। और यहाँ पर जो डिस्पो है अचानक से कोई उसके पैर को पकड़ता है और उसे काफ़ी ज़ोर से पीछे की तरफ फेंक देता है और ये होता है गोहान। गोहान इस पॉइंट पर डिस्पो को एकदम से पीछे फेंक देता है। वो यहाँ पर डिस्पो पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। इस पॉइंट पर डिस्पो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से अपने आप को संभाल पाता है और जब डिस्पो खुद को संभाल पाता है तब वो देखता है कि वो लाइन से थोड़ा सा ही बाहर है। मतलब कि अगर वो ठीक टाइम पर खुद को ना संभाल पाता और अगर उसे कंट्रोल करने में थोड़ा सा देर हो जाता तो फिर अब डिस्पो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता। डिस्पो यहाँ पर एक स्वीट डिश को खाने के चक्कर में मेन कोर्स को इग्नोर कर बैठा और वो ये भूल गया कि अगर मेन कोर्स ने गलती से भी उसे बाइट कर लिया तो फिर मेन कोर्स डिस्पो बन जाएगा, ना कि गोहान। और यहाँ पर जो जिरेन है वो काफ़ी ज़्यादा दूरी से इन सारी चीज़ों को देख रहा है, पर जिरेन को फ़र्क नहीं पड़ता कि डिस्पो टोपू इनके साथ क्या हो। उसे यहाँ पर से फ़र्क पड़ रहा है वो है एक्रिस को लेकर। वो एक्रिस को खुद अपने हाथ से एलिमिनेट करना चाहता है। उसने इस चीज़ को अपनी टीम को बताया, डिस्पो को बताया, टोपू को बताया, पर डिस्पो उसकी बात नहीं सुन रहा। इस चीज़ से जो जिरेन है वो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट है क्योंकि जो जिरेन है वो एक्रिस को तड़पा कर एलिमिनेट करना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड प्रीस्ट पर। इस वीडियो में काफी सवाल निकल कर आते हैं, जैसे क्या गोहान डिस्पो को हरा सकता है, मार्जिन बू कितना पावरफुल है, कू
गोकू कहाँ है? एक्स, अब तुम जवाब दो जल्दी। तो मेम साहब, आप शायद से काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी। ठीक है, तो चलिए मैं आपके इस बात का जवाब देता हूँ। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो बाहर ही नहीं आया, वो किसी से बैटल ही नहीं करना चाहता। वो तब तक बैटल नहीं करेगा जब तक उसे कोई वर्दी अपोनेंट दिखेगा नहीं। और यहाँ पर वेजेटा और ब्रोली है, हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और रही बात मार्जिन बू की स्ट्रेंथ, देखो जो अपना इस सीरीज़ का मार्जिन बू है वो जो मेन सीरीज़ का मार्जिन बू है उससे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके पास एक काफ़ी अलग लेवल की स्ट्रेंथ है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर बताऊँ तो जो मेन सीरीज़ वाला जीरेन द ग्रे था वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, पर इस सीरीज़ का जो जीरेन है वो उस जीरेन की सुप्रीम पावर को अपनी बेस पर यूज़ करता है। और यहाँ पर कलीफला और केल भी मेन सीरीज से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस चीज़ का अंदाजा तुम्हें तभी आ गया होगा जब काबा सुपर सेन 3 को यूज़ किया था इकरिस के खिलाफ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्लारा ने कुछ चीज़ें नहीं बताई थी, जैसे कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। देखो गाइस, असल में सीन ऐसा हो रहा है कि इस सीरीज़ का जो ट्रू क्रिएटर है वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए या डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि बंदे को सीरीज़ लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है और उसे सपोर्ट वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। उसे कम से कम अगर कमेंट भी अच्छे देखने को मिले तो फिर भी वो मोटिवेट हो जाए। और हाँ, कई बार वो अपनी पूरी डिसिप्लिन में रहकर मुझे स्टोरी सेंड कर देता है, पर मैं डिमोटिवेट होने की वजह से मैं भी वीडियो को उस एनर्जी के साथ क्रिएट नहीं कर पा रहा। पहले आपके कमेंट्स आते थे, इस वजह से मैं एक दिन में ही 2-2, 3-3 वीडियोस को अपलोड कर दिया करता। पर अब बात ऐसी है कि मैं अकेले काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ एक और फ्रेंड ज्वाइन हो चुका है और अब वो सपोर्ट नहीं है। अगर मुझे वो सपोर्ट वापस मिलता है तो फिर तुम्हें पहले वाला रेक्स वापस मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।